बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में सफदर हाशमी द्वारा लिखित समरत खोना दोस्त गुसाई के परिचय तथा उसके सार और उद्देश्य के बारे में बात की। आज हम समरत कोना दोस्त गुसाई एकांकी की महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसके प्रमुख पात्र मदारी, जमूरा, सेठ, बोरा, पुलिस तथा नेता है। ये एकांकी समाज में व्याप्त मुनाफाखोरी, घूसखोरी तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम इसकी प्रमुख एकांकियों के बारे में विचार करते हैं। इस एकांकी के प्रमुख पात्र लाला, जमूरा आदि के इंगित के रूप में यहाँ पर समाज की व्याप्त बुराइयों को प्रदर्शित करता है। लाला जो है वो इंस्पेक्टर से बात करते हुए अपने वक्तव्य को प्रदर्शित करता है। हेलो, कौन? सावित्री जी। नमस्कार। नमस्कार सावित्री जी, वो जो आपका अंध महाविद्यालय है ना, उसके लिए 1.5 लाख का चंदा देना चाहता था। नहीं नहीं, चेक नहीं, कैश, एकदम नगद। काम तो कुछ भी नहीं। वो आपके जो है ना मंत्री जी, उनके पास मेरे प्याज और चीनी की एक्सपोर्ट की फाइल दबी हुई है। अगर आपकी नजरें इनायत हो तो। जी हाँ, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा कैश लेकर, धन्यवाद। ये जो अवतरण है ये रचित नुक्कड़ नाटक तर्जाधारित एकांकी समरत कोना दोस्त गुसाई शीर्षक से अवतरित है। इस एकांकी में आज के समाज में व्याप्त जमाखोरी, कालाबाजारी और बढ़ती महंगाई जैसी विसंगतियों को उजागर किया गया है। एकांकी का पात्र लाला अव्वल दर्जे का जमाखोर है और वह जमाखोरी और काले धंधे में अकेला ही संलिप्त नहीं, मंत्री को भी हिस्सा पहुंचाता है। इस क्रम में उसकी जो टेलीफोन पर बातचीत है वो यहाँ पर वर्णित है। लाला दूरभाष के माध्यम से सावित्री जी से बात प्रारंभ करने से पूर्व सामान्य शिष्टाचार के नाते नमस्कार कर कहता है कि आपके द्वारा जो संचालित अंध महाविद्यालय के लिए मैं अपनी ओर से 1.5 लाख रुपए का चंदा देना चाहता था। लाला की बात सुनते ही सावित्री कहता है कि चंदा चेक में नहीं, कैश में हो। तो लाला प्रत्युत्तर में कहता है कि चेक में नहीं, कैश में ही, अर्थात नगद। ठीक है, काम बताओ। इस पर लाला कहता है, काम तो कोई विशेष नहीं है। आपके जो मंत्री जी के हैं उनके पास प्याज और चीनी के एक्सपोर्ट यानी निर्यात हेतु जो मेरी फाइलें प्रस्तुत की गई थी उन सब पर मंत्री जी द्वारा कोई बड़ी कार्यवाही मेरे हित में नहीं की गई है। फाइलें ज्यों की ज्यों उनके कार्यालय में पड़ी हुई है। तो मैं उन फाइलों में मंत्री जी की स्वीकृति लेना चाहता हूं जिससे मैं अपने व्यापार को फलीभूत कर सकूं। इस काम में यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेहरबानी होगी। दूसरी ओर से सकारात्मक उत्तर को सुनकर लाला कहता है कि जी, मैं आपके पास कल ही हाजिर हो जाता हूं और साथ में कैश भी लेकर आता हूं। वार्ता की समाप्ति धन्यवाद की औपचारिकता से करता है। अब इस वक्तव्य में जमाखोरी और काले धंधे को बढ़ाने में लाला जैसे व्यापारी किस तरह मंत्री की सहक पर अपने धंधों को आगे बढ़ाने में फलीभूत होते हैं, आज की कालाबाजारी की स्थिति की संकेत की है। दूसरी व्याख्या के अंतर्गत लाला और बोरा इन दोनों के बीच के संवाद को दर्शाया गया है। तो लाला जो है वो बोरे को कहता है, तो मुझे यहां घसीट कर ले आए हैं मेरे मुनाफे के दुश्मन। मैंने तुझे इसीलिए 7 तहखानों के अंदर छुपाकर कितना सहेज कर रखा था कि इन भूखे भिखमंगों की नजर तुझ पर ना पड़े। इस तरह तू रोज रोज दरवाजे से निकलता रहा तो कीमतें गिर जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरी सेवा के लिए दर्जनों चौकीदार रखे हैं और तू है कि। प्रस्तुत अवतरण
सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी समरथ कोना दोष गुसाई शीर्षक से लिया गया है। यह एकांकी नुक्कड़ नाटक शैली में रचित है। एकांकी सामाजिक जमाखोरी काला बाजार पर आधारित है। नुक्कड़ नाटक शैली में जमाखोर लाला के तहखाने के खाद्य सामग्री से भरा बोरा निकलकर अपनी आत्मकथा और व्यथा दर्शकों को सुनाता है। बोरे को देखकर बेहोश हुए जमाखोर लाला को होश आ जाता है। वह बोरे से कहता है, तू मेरे मुनाफे का दुश्मन है, इसलिए तू इन लोगों के बीच आ गया है और मैं तेरे पीछे दौड़ता हुआ यहां आ गया। लाला अपने स्वार्थी भाव से पूरित होकर बोरे से कहता है कि मैंने अपने लाभ के लिए ही तुझे 7 तहखानों के अंदर दबाकर और संभाल कर रखा था, जिससे मेरे बारे में किसी को भी कानो कान खबर ना मिल सके, अर्थात तू इन भिखमंगों की नजर से दूर रह सके। लेकिन तूने मेरी जमाखोरी की सोच की जरा भी परवाह नहीं की और तहखाने से बाहर निकल आया। यदि तू इसी तरह तहखाने के दरवाजे से रोज रोज बाहर निकलकर लोगों की नजरों में आता रहा तो बाजार में खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हमारे जैसे लोगों के कारण बढ़ी है वो गिर जाएगी, अर्थात खाद्य पदार्थों की सहज उपलब्धता के कारण बढ़ी हुई कीमतें गिर जाएगी और हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। इस स्थिति के हो जाने के कारण हम बर्बाद हो जाएंगे, अर्थात हमें घाटा हो जाएगा। तू यह नहीं जानता कि तेरी सेवा अर्थात सुरक्षा के लिए हमने दर्जनों चौकीदार रखे थे, लेकिन तू है कि उनकी अनदेखी कर आमजनों के बीच बिकने के लिए आ गया। लाला जैसे जमाखोरों व्यापारी अपने लाभ कमाने की वृत्ति को पूरा करने के लिए अपने तहखाने में किस तरह खाद्य पदार्थों को छिपाकर बाजार में उनकी कमी को प्रदर्शित करते हैं, इनकी इस मनोवृत्ति का यहां उल्लेख हुआ है। एक अन्य महत्वपूर्ण व्याख्या है जिसमें लाला मदारी तथा जमूरा इत्यादि की बातचीत को प्रदर्शित करता है। इसे छोड़ दूं जिसके ऊपर मेरा पूरा कारोबार टिका हुआ है, जिसके लिए मैंने हर इलेक्शन से पहले और बाद में लाखों रुपए चंदे में दिए हैं सफेद टोपी वालों को, और 4 पैसे कमाने का वक्त आया तो कहते हो मैं इसे छोड़ दूं। मुझे सरकार की तरफ से थोक व्यापार करने का परमिट मिला हुआ है। अब इस व्याख्या के अंतर्गत मदारी और जमूरे के वार्तालाप के बीच मदारी लाला की ओर उन्मुख होकर पूछता है कि लाला अपने राशन के बोरे को क्यों कैद कर रखा है, अपने आदमियों से इसे छोड़ देने के लिए कहिए। इसके उत्तर में लाला का यह कथन वर्णित है। लाला मदारी के कथनों से उत्तर देता हुआ कहता है कि तुम कहते हो कि इस राशन के बोरे को छोड़ दो। मैं इस राशन के बोरे को कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि इस बोरे पर ही मेरा पूरा व्यवसाय आधारित है, अर्थात टिका हुआ है। मैंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ही तो हर चुनाव से पहले और बाद में भी प्रत्याशियों को लाखों रुपए चंदा दिया, जिससे वे चुनाव में जीतकर हमारे व्यापार में हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारा सहयोग कर सके। जब चुनाव होने के बाद जीते हुए नेताओं के माध्यम से 4 पैसा कमाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तब तुम कहते हो कि इस राशन के बोरे को छोड़ दो। यह कैसे संभव हो सकता है? मेरी कमाई तो इस राशन के बोरे पर ही टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव के बाद सामान्य रूप से महंगाई में वृद्धि होती है। ऐसी धारणा है कि इस धारणा के कारण मैंने राशन के बोरे को अपने गोदाम में छिपा कर रखा, क्योंकि मुझे सरकार की ओर से थोक व्यापार करने का परमिट मिला हुआ है और इस परमिट के आधार पर ही मैं अपना व्यापार करता हूं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं है। व्यापार कमाने के लिए ही किया जाता है, घाटा खाने के लिए नहीं। लाला जैसे व्यापारियों की जमाखोरी की मनोवृत्ति का स्पष्ट खुलासा किया गया है। साथ ही चुनाव में चंदा देने और लेने की मनोवृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके माध्यम से बाजार और चुनाव में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर स्पष्ट रूप से संकेत दिए गए हैं कि व्यापारियों के साथ नेता
तथा राजनीति में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है।